सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्ब के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से, लेकिन उसके पहले जल्दी से आप लोग अपनी कॉपी और पेन लेकर के रेडी हो जाइए और जो जो मैं बताऊंगा आप लोग उसे राइट करना ना भूलें और उस नोट्स को दोबारा जरूर पढ़ें, जैसा कि मैंने आपको यस एपिसोड 2 में बताया था। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। तो जो वर्ब होता है, पहले मैं उससे कुछ आइडिया देता हूँ। जैसे कि देखिए, मान लीजिए वर्ब किसे कहते हैं। देखिए, यदि आप लोग कोई भी कार्य करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं, तो जो बच्चे हैं अगर वे खेल रहे हैं तो वे क्या कर रहे हैं, वो कोई कार्य कर रहे हैं। उनका कार्य कौन सा है? खेलने का है। अगर यही बच्चे सब पढ़ रहे हैं तो बच्चों का इस समय काम कौन सा हो रहा है? पढ़ने का हो रहा है, यानी कि स्टडी का हो रहा है। तब जब वे लोग पढ़ते हैं तो उन लोगों का कोई मतलब कि यहाँ पे सेंस हमारे साथ में यही आ रहा है कि कोई कार्य हो रहा है, कोई काम हो रहा है, ठीक है ना। जब भी कोई भी काम होगा उसी को अपन वर्ब बोलते हैं। तो ये था वर्ब का बेसिक आइडिया, जो कि आप सभी को पता होना चाहिए वर्ब के बारे में। तो इसके बाद हम लोग आते हैं वर्ब की डेफिनेशन पे। तो वर्ब, a verb in a sentence is a word which express the action taken by the subject of the सेंटेंस। अब ये डेफिनेशन तो आप लोगों को बहुत कठिन लगी, कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को एक इजी डेफिनेशन भी बताता हूँ। अ वर्ब इज ए वर्ड दैट शो एन एक्शन और स्टेट जो मैंने लास्ट में दो शब्द बोला है, दो वर्ड बोला है, ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी बार लोग अपने डेफिनेशन में इसे नहीं यूज करते हैं। और स्टेट मतलब होता है दशा, कि वो कैसा है। तो ये अपने डेफिनेशन में आप लोग जरूर लिखें। मैंने क्या बोला? अ वर्ब इज ए वर्ड दैट शो एन एक्शन और स्टेट, ठीक है ना। अब जैसे कि स्टेट का मैं पहले एग्जांपल दूंगा, क्योंकि ये काफ़ी लोग भूल जाते हैं और बहुत ज़्यादा मिस्टेक लोग इसी में करते हैं जब आप कोई भी एग्जाम देने जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए आई लिव इन कानपुर, तो यदि यहाँ पे मैं कानपुर में रहता हूँ तो यहाँ पे मेरी रहनी क्या है? ये मेरा स्टेट है। जैसे कि आई एम वेरी हैप्पी, तो यहाँ पे मैं क्या हूँ? मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो यहाँ पे जो हैप्पी है ये मेरी क्या है? ये मेरी दशा है, मेरी स्टेट है। या फिर अगर आप इसे एक तरीके से और समझ सकते हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था और जो सभी को कॉमनली याद होता है, वो होता है अ वर्ब इज ए वर्ड दैट शो एन एक्शन, यानी कि एक्शन। जैसे कि खेलना, कूदना, या फिर प्ले हुआ, या फिर ईट हुआ, या फिर बीट हुआ। तो ये सब जितने भी होते हैं ये सब वर्ब होते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन होते हैं। अब देखिए, वर्ब की कई सारे प्रकार होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं अगर बताता हूँ, तो शुरुआत करते हैं हम लोग वर्ब के दो टाइप से। तो वर्ब के कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं। पहला होता है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होता है इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसमें क्या होता है? उसमें हमें ये बताया जाता है कि किस तरह से वहाँ पे ऑब्जेक्ट का मतलब कि क्या रोल है। अभी आपको नहीं समझ आया होगा, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग नहीं समझ आया होगा। देखिए, ऑब्जेक्ट का क्या रोल है। ऑब्जेक्ट समझते हैं ना, जो पीछे लगा होता है। ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं? क्या और किसे लगा के तो फाइंड करते हैं ना ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट फाइंड करना उम्मीद है आप लोग को पता ही होगा, क्या और किसे लगा के करते हैं। अगर नहीं आपको पता हो तो आप लोग जान जाइए अब से। तो अगर किसी भी वर्ब में, मान लीजिए अगर कोई भी आपको सेंटेंस दे दिया जा रहा है और उस सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट है तो वो कौन सा वर्ब हुआ? वो हो जाता है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। अगर किसी भी सेंटेंस में क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? उसे अपन बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अभी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरी माता ने केक काटा, या फिर माई मदर कट द केक। तो इसमें अगर मैं हु या फिर होम लगा के क्वेश्चन पूछता हूँ कि केक किसने काटा? मेरी मम्मी ने, माई मदर, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना? उसी से क्वेश्चन पूछना है। किससे? क्वेश्चन से ही आपको क्वेश्चन पूछना है, हु या होम लगा के। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे दिया, मेरी मम्मी ने केक काटा, तो मैं पूछ लिया कि हु कट द केक, यानी केक किसने काटा? मेरी मम्मी ने। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है? माई मदर। तो माई मदर ही यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा
बोलिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तब जब माई मदर हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि हमें इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिल गया। अगर इस सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट मिल गया तो हमने ये देखा कि ये क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो उम्मीद है आप लोगों को ट्रांजिटिव वर्ब बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी नहीं समझ में आया तो कोई भी बात नहीं, बस आपको जो जो भी सेंटेंस मिले उसमें आप हु या फिर होम लगा के एक बार जरूर चेक कर लीजिए क्वेश्चन। यदि आपको आंसर मिल रहा है तो मान लीजिए वो ट्रांजिटिव वर्ब है, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। और यदि हु पे नहीं मिला तो होम, ध्यान रहे क्या और किसे ही लगाना है। यदि आपने कहाँ लगा दिया तो भी आप गलत हो जाएंगे। हमेशा हु और होम ही लगाना है, क्या और किसे। तो इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इसके दूसरे टाइप की तरफ, जो कि कौन सा है बच्चों। तो इसका जो दूसरा टाइप आ जाता है वो आ जाता है इनट्रांजिटिव वर्ब, बस उसी का उल्टा, ठीक है ना। तो इनट्रांजिटिव वर्ब जो होता है ये हमें क्या बताता है, ये हमें ये बताता है कि जो हमें सेंटेंस दिया गया है उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो कौन सा वर्ब होगा, वो होगा इनट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि दे प्ले फुटबॉल। अब यदि आप ये एग्जांपल लेंगे ध्यान से, इसे पहले एक बार अपने सॉल्व कीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सॉल्व कीजिए दे प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप लोगों ने देखा मैं हु लगा रहा हूँ कि कौन फुटबॉल खेलता है, दे, यानी कि आंसर मिल गया, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब है। और यदि आप हु मतलब कि अगर आप हु नहीं किसे बोलते हैं ना, क्या और किसे हमेशा लगाते हैं। तो यदि आप लोग यहाँ पे किसे लगाएंगे तो यदि आप लोग यहाँ पे क्या और किसे लगाएंगे यानी हुम लगाएंगे तो वे लोग किसे खेलते हैं नहीं पता, लेकिन हु का तो आंसर मिला ना, यानी कि ये कौन सा वर्ब है, ये है ट्रांजिटिव वर्ब। यदि आप सोच रहे होंगे कि ये इनट्रांजिटिव है तो ये गलत है। चलिए अब हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं किसका, इनट्रांजिटिव का। जैसे कि द चाइल्ड वेप्ट लाउडली, इसे आप लोग एक बार अपने से देखिए, हु और होम लगा के क्वेश्चन वर्ड लगा के इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। द चाइल्ड वेप्ट लाउडली। उम्मीद है आप लोग कोशिश तो जरूर ही कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, तेजी से रो रहा है। तो बच्चा क्या रो रहा है नहीं पता, बच्चा किसे रो रहा है नहीं पता। अगर यहीं पे आप क्या की जगह क्यों लगा दें तो नहीं, अगर आप किसी की जगह किससे लगा दें या फिर कैसे लगा दें तब आपका आंसर हो जाएगा लाउड। लेकिन आपको क्या लगाना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन इससे पूछना है, क्या और किसी से ही अपना क्वेश्चन पूछें। बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ है, हमेशा क्या और किसे ही लगाएं क्वेश्चन पूछने के लिए। तो उम्मीद अब आप लोगों को ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग सोचेंगे कि आप लोग जब छोटे तो दो और वर्ब पढ़े थे, जिसमें से एक मतलब जो एक आता है वो आ जाता है ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा आ जाता है हेल्पिंग वर्ब। तो क्या ये सब वर्ब के काइंड नहीं है, नहीं, ये भी काइंड है वर्ब के, ये भी वर्ब के क्या है, एक काइंड ही है, लेकिन ये एक अलग काइंड है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। और हाँ, एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, ये जो दोनों है ना ये सब हमेशा नहीं, मतलब कि कोई भी सेंटेंस आता है तो उसमें जनरली सब सेंटेंसेस में लगते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं उनमें क्या अंतर होता है अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब जो देखिए एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो किस लिए आता है, वो ऑर्डिनरी वर्ब को हेल्प करने के लिए आता है, ठीक है ना। और ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। ऑक्सिलरी वर्ब इज इक्वल्स टू हेल्पिंग वर्ब, ठीक ना, इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं होता है। यदि आप सोच रहे हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में कोई अंतर है तो आप गलत हैं। ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में कोई भी अंतर नहीं होता है। जो ये सब होते हैं हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब, ये सब कौन होते हैं, जैसे कि एम हो गया, विल हो गया, हैव हो गया, हैड हो गया, वुड हो गया, अरे शैल हो गया। तो ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए हमारे ऑक्सिलरी वर्ब। तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब समझ में आ गया होगा और ऑब्जेक्ट निकालना भी आ गया होगा। तो मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क के लिए दे देता हूँ। आपको मैं कुछ सेंटेंसेस दूंगा, आप लोगों को इसमें से पता करना है कि इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं है।
क्योंकि जिसमें ऑब्जेक्ट होता है वो कौन होता है, ट्रांजिटिव, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो कौन सा होता है, वो होता है इंट्रांजिटिव। तो इस होमवर्क को जरूर लिखिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा। तो जो मैं पहला एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ वो देता हूँ द कार कोलाइड विथ ट्रैक्टर। द कार कोलाइड विथ ट्रैक्टर। तो यहाँ पे जब कोलाइड करेगी कार, ठीक है ना, एक ट्रैक्टर से, तब वहाँ पे ऑब्जेक्ट है कि नहीं। द कार कोलाइड विथ ट्रैक्टर, आप लोग एग्जाम्पल लिखते रहिए। उसके बाद लिखिए रेखा फेल्ट वेरी हैप्पी। ये आप लोग को सिर्फ 2 क्वेश्चन है जो आप लोगों को घर से करके लाना है या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, रेखा फेल्ट वेरी हैप्पी। तो उम्मीद है आप लोग इस दोनों होमवर्क को जरूर करेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सिर्फ देख के चले जाते हो, हमें सब्सक्राइब नहीं करते हो हमारे चैनल को, सो प्लीज़ कर दीजिए। जब आपकी कोई इतनी मदद कर रहा है तो आप लोग फ्री ऑफ कास्ट यदि आप हम लोगों को कुछ दे रहे हैं हम लोग आपको, तो आप भी तो हमारे लिए इतना कर ही सकते हैं। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। है तब हम क्या कहेंगे कि वो वर्ब है। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक लड़का है, ये इस समय खड़ा है, तो ये इसकी क्या है, स्टेट है। तो यहाँ पे वर्क हो रहा है। तो ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। तो जो फाइनाइट वर्ब होता है वो क्या होता है, देखिए जो वर्ब क्या मैंने बोला, जो वर्ब चेंज हो जाते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग, यानी कि जो वर्ब कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। ठीक है ना। अभी भी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं बात करता हूँ फाइनाइट वर्ब की, तो जैसे मैं कहता हूँ कि दे गो टू मार्केट। मान लीजिए कि दे गो टू मार्केट है, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पे गो को आप सिर्फ ध्यान से देखिए, यहाँ पे गो तो गो ही है, लेकिन अगर मैं यहीं पे एक और सेंटेंस लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं सेंटेंस ले रहा हूँ ही गोज टू मार्केट। अब यहाँ पे अकेला आया तो ये क्या हो गया, ये हो गया गोज। तो यहाँ पे जो गो है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग बदल जा रहा है, और गो ही क्या है, वर्ब है। तो जब भी कोई भी वर्ब कंडीशन के अकॉर्डिंग बदल जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। तो उम्मीद अब आप लोगों को फाइनाइट वर्ब समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं कहता हूँ कि बॉय राइट अ लेटर, ठीक है ना। तो बॉय जो है वो राइट करता है, वो एक लेटर राइट करता है, राइट्स अ लेटर। तो जो बच्चा है वो एक लेटर यहाँ पे राइट करता है। तो अगर मैं यहाँ पे चेंज करके इसे लिख दूँ स्टूडेंट्स राइट अ लेटर, स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ढेर सारे बच्चे हो गए, तो जो राइट है वो चेंज हो गया। मेरे कहने का सिर्फ यही मतलब है कि जो जो कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। अब आप लोग पूछोगे या फिर आप लोग के दिमाग में आएगा कि तो दुनिया में ऐसा कोई वर्ब नहीं है जो कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं चेंज हो, पर ऐसा नहीं है। मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा ऐसे भी वर्ब होते हैं जो कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं आप लोग पहले हिंदी में समझाता हूँ। देखिए मैं कहता हूँ कि घोड़ा तेज दौड़ता है, ठीक है ना, और मैं इसके बजाय और क्या कह सकता हूँ, घोड़े तेज दौड़ते हैं। घोड़ा तेज दौड़ता है और घोड़े तेज दौड़ते हैं। तो इसमें जो तेज आया है ये दोनों बदल रहा है नहीं ना। और भी इसी तरह के मैं आप लोग कई सारे एग्जांपल्स दे सकता हूँ। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं फिर से फाइनाइट वर्ब की तरफ। तो फाइनाइट वर्ब क्या होता है बच्चों, इन सभी चीज़ों को आप लोग नोट जरूर कीजिएगा वरना आप लोग भूल जाएंगे, ठीक है ना। तो नोट कीजिएगा ताकि आप लोग इसे अच्छे से अच्छे रिवाइज कर सकें और दोबारा इसे ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। तो मैं बता रहा था फाइनाइट वर्ब के बारे में। तो जो फाइनाइट वर्ब होता है वो क्या होता है, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, यानी कि जो भी वर्ब कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं फाइनाइट वर्ब, ठीक है ना। जो वर्ब कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होगा उसे हम लोग बोलेंगे फाइनाइट वर्ब। और इसी के साथ साथ इसी का उल्टा भी हो जाता है कि जो वर्ब कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा उसी को हम लोग बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब।
तो जैसा कि अभी अभी हमने देखा क्या, फाइनाइट वर्ब। अब हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, अब हम लोग देखेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। तो जो फाइनाइट वर्ब होता है उसमें क्या होता है कि जब भी कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर चेंज हो जाता है हमारा वर्ब तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब। लेकिन अगर कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज ना हो तो उसी को हम लोग बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। तो एज इजी एज दैट, बहुत ही ज़्यादा आसान है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। तो नॉन फाइनाइट वर्ब का भी मैं आप लोग को एग्जाम्पल दे देता हूँ। और हाँ, एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग इन सभी बातों को नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि यदि आप नोट नहीं करेंगे तो आप लोग भूल जाएंगे या फिर आप लोग इसे रिवाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे नॉन फाइनाइट वर्ब के काइंड के बारे में। तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब के 3 टाइप होते हैं, ठीक है ना। नॉन फाइनाइट वर्ब के 3 टाइप होते हैं, जिसमें से पहला आ जाता है इन्फिनिटिव्स, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इन्फिनिटिव क्या होता है। तो देखिए, जब टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, ये सब तो आप लोग को पता ही होगा ना। टू क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब जो एकदम स्टार्टिंग होता है, उम्मीद आप लोग को पता होगा। तो जब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, ठीक है ना, जब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो वहां पे इन्फिनिटिव होता है। जैसे कि टू डू हो गया या फिर टू स्पीच हो गया। तो ये सब जितने भी हैं ये सब क्या है, इन्फिनिटिव है, ठीक है ना। जैसे कि मैं बात करता हूँ, हाँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ कि बॉयज लाइक टू प्ले, यानी कि जो लड़के हैं वो खेलना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे जो टू आया है, जो टू आया है ना, टू प्ले, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया इन्फिनिटिव। अच्छा, अब आप लोगों को मैं एक सेंटेंस देता हूँ, आप लोग अपने मन से सोचिएगा और अपने आप को ही बताइएगा कि आप लोगों ने इसका सही आंसर दिया है कि नहीं। मैं आप लोगों के सामने एक सेंटेंस देता हूँ, ही गोज टू स्कूल। अब आप लोगों को बताना है इसमें कि इसमें इन्फिनिटिव कहाँ है, और आप लोग अपने मन में थोड़ा कुछ समय तक सोच लीजिए। तो उम्मीद आप लोग अभी तक सोच चुके होंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर ये है कि यहाँ पे इन्फिनिटिव नहीं है, ठीक है ना। ये काफी मजेदार था, यहाँ पे इन्फिनिटिव है ही नहीं, क्योंकि मैं बोला था कि टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो टू प्लस में नाउन था ना, तो ये इन्फिनिटिव नहीं होगा। टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, इस बात का बहुत ही ज्यादा आप लोग ध्यान रखिएगा। और जैसे कि मैं आप लोग को एग्जांपल देता हूं कि ही डू नॉट फियर, ही डू नॉट फियर टू डाई, यानी कि वो मरने से डरता नहीं है। अब आप लोग बताइए कि इसमें इन्फिनिटिव कहाँ है। और एक बात मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि इसमें इन्फिनिटिव है, वो है टू डाई। क्यों? क्योंकि डाई जो होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और डाई एक वर्ब है। तो आप लोगों को वर्ब का विशेष ध्यान देना है इन्फिनिटिव फाइंड करते हुए। तो उम्मीद है आप लोगों को इन्फिनिटिव समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। और जो इन्फिनिटिव है, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा ये सब हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, वर्ब का काइंड होता है। और वर्ब किसे कहते हैं, द वर्ब इज अ वर्ड दैट शो एन एक्शन और स्टेट इसमें लगाना ना भूलें। तो जो पार्टिसिपल होता है ये क्या होता है कि सॉरी, इसके बाद जो दूसरा आ जाता है वो आ जाता है पार्टिसिपल। मैंने आपको बताया नॉन फाइनाइट के काइंड, नॉन फाइनाइट के काइंड में जो दूसरा आ जाता है वो आ जाता है हमारा पार्टिसिपल, ठीक है ना। तो जो ये पार्टिसिपल होता है, पार्टिसिपल भी एकदम उसी की तरह होता है, यानी कि ये भी नहीं चेंज होता है, ठीक है ना। पार्टिसिपल भी चेंज नहीं होता है, सिर्फ इसमें अंतर क्या होता है कि ये इसमें अक्सर आईएनजी लगा रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि, लेकिन ध्यान रहे आईएनजी लगना जरूरी नहीं है। इसमें क्या होता है, इसका मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर लिख लीजिएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो प्लस में आईएनजी हो,
और उसके जस्ट बगल में, उसके बेसाइड में क्या होना चाहिए, नाउन। अगल बगल कहीं में भी नाउन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। अगर ये आ जाए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोग इसे भूल जाते हैं नाउन को, ठीक है ना। तो जो पार्टिसिपल होता है उसमें आईएनजी लगा होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बगल में भी क्या होता है, नाउन होता है। तो इस बात को भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इसके तीसरे कांड के बारे में, जो कि है जिरंड। अभी मैं इसे इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि अब इन दोनों का एग्जाम्पल जब मैं आप लोगों को मिक्स करके दूंगा तब आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि अगर मैं अभी एग्जाम्पल दे दिया पार्टिसिपल का तो आप लोग को अच्छे समझ में नहीं आएगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं जिरंड के बारे में। जिरंड में भी आईएनजी होता है, लेकिन इसके आसपास कोई भी नाउन नहीं होता, यानी कि जिरंड जो होता है इसके आसपास कोई भी नाउन नहीं होता है। जी हाँ, तो बात करते हैं पार्टिसिपल वर्सेस अब हम लोग बात करेंगे जिरंड के बारे में, ठीक है ना। तो जो पार्टिसिपल होता है इसके बगल में क्या होता है, नाउन होता है, इसके बगल में नाउन नहीं होता है। और जो पार्टिसिपल होता है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी लगता है, और इसमें भी सेम चीज लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। तो चलिए अब हम लोग लेते हैं कुछ एग्जांपल्स और समझते हैं इसे और जी ज्यादा डीप में। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ रीडिंग इज ए गुड हैबिट, तो यहाँ पे जो रीडिंग है वो क्या है, अच्छी आदत है। रीडिंग इज गुड हैबिट, तो जो रीडिंग इज गुड हैबिट है, तो इसे आप लोग एक बार सोचिए ये क्या हो क्या सकता है। ये हैबिट की स्पेलिंग मान लीजिए आप लोग अपने से मैनेज कर लीजिएगा। तो सोच लिए होंगे, उम्मीद है आप लोग सोच लिए होंगे वीडियो पॉज करके। तो देखिए यहाँ पे रीडिंग के बाद कोई भी नाउन आ रहा है ना, नाउन आ रहा है, नहीं आ रहा है नाउन, कोई भी नाउन नहीं है। ये क्या है, ये तो है हेल्पिंग वर्ब। तो ये क्या हुआ, अगर इसके बगल में नाउन नहीं आ रहा है तो ये क्या हुआ, जल्दी से बोलिए, ये हुआ जिरंड। जिरंड के बगल में क्या आता है, नाउन नहीं आता है, ठीक है ना। जिसके बगल में नाउन ना आए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिरंड। और एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए, रुकिए अभी मैं सोच रहा हूँ, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि आई एम गोइंग टू योर हाउस नाउ, ठीक है ना। तो इस समय आई एम गोइंग टू योर हाउस नाउ, तो यहाँ पे जो योर हाउस है वो क्या है, नाउन है, ठीक है ना। आई एम गोइंग टू योर हाउस, इसे आप लोग लिख लीजिए, मेरे बोर्ड में जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। देखिए लिख लीजिए, आई एम गोइंग टू योर हाउस नाउ, यानी कि मैं तुम्हारे घर जा रहा हूँ। और इसमें जो योर हाउस है वो क्या है, वही तो नाउन है यहाँ पे, ठीक है ना। तो उम्मीद अब आप लोगों को समझ में बहुत ही अच्छी तरीके से आ गया होगा, ये नाउन था इसीलिए क्या हुआ, पार्टिसिपल। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हो, जो आपका फ़ायदा करा रहा है, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा है, उसके लिए आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, वैसे ही मत जाइएगा। सो थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप लोग यहाँ पे रुकिए, मैं पहले लिख लेता हूँ गीता वॉक्स। देखिए यदि मैं इस एग्जाम्पल को देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या नजर आता है कि इसे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत है, ऑब्वियस ही बात है नहीं है, इसे किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। और एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि द टायर्ड सोल्जर स्लिप, तो इसे भी किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। जबकि मैं अगर एग्जाम्पल में लेता हूँ द अर्थ इज, मान लीजिए कि मैं एग्जांपल में ले लेता हूँ द अर्थ इज, तो क्या इसे ऑब्जेक्ट की जरूरत है, जी हाँ इसे ऑब्जेक्ट की जरूरत है। क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस अभी पूरा नहीं लग रहा है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो में, जो कि होने वाली है कॉम्प्लीमेंट के ऊपर, तो उसे भी जरूर जाके देखें। तो खैर ये सब छोड़िए, तो हम लोग बात कर रहे थे कि इसी ऑब्जेक्ट की जरूरत है, जी हाँ इसी ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो जो सेंटेंस कंप्लीट ना हो उसे किसकी जरूरत होती है, ऑब्जेक्ट की। ये भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो चलिए अब जैसे कि मैं अगर मान लीजिए मैं यही एग्जाम्पल को थोड़ा सा और एक्सटेंड करके लिखूं कि द अर्थ इज राउंड, मान लीजिए मैं एक ये कह देता हूँ कि द अर्थ इज राउंड, तो यदि मैं इसे लेता हूँ, मतलब कि यदि मैं सेंटेंस को लेता हूँ
तो ये सेंटेंस क्या अब कंप्लीट है? जी हाँ, अब कंप्लीट है। तो इसमें जो लिंकिंग वर्ब आ जाता है वो है इज। क्यों? क्योंकि ये वर्ब होता, ये इज जो है यही एक ऐसा वर्ब है, इज वर्ब है ये, तो आप कंफर्म है ना? हाँ, हर एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, एक एक छोटी छोटी पॉइंट भी क्लियर होनी चाहिए। थोड़ा भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका रिस्पॉन्स ज़रूर दूंगा, ठीक है ना? तो इस जो है वो क्या है? वर्ब है। तो एक ऐसा वर्ब, अब देखिए हम लोग डेफिनेशन पे आ रहे हैं, तो इसे ज़रूर लिखिएगा। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग अपनी कॉपी और पेन हमेशा ले के रखिएगा अपने साथ में। तो मैं कह रहा हूँ कि इज एक ऐसा वर्ब है जो कि क्या कर रहा है? लिंक कर रहा है किसे? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना? तो यानी कि इसीलिए इसका नाम लिंकिंग वर्ब है, जो सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट इन दोनों को क्या करता है? लिंक करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। तो उम्मीद है अब तक आप लोग समझ में आ गया होगा कि लिंकिंग वर्ब क्या होता है। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मैं मान लीजिए एग्जाम्पल लेता हूँ, सुमेश इज हैप्पी। तो बच्चों ये जो एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने लिया है, सुमेश इज हैप्पी, तो इसमें आप लोग बताइए कि लिंकिंग वर्ब कौन है? जाहिर सी बात है इज है। क्यों? क्योंकि जो इज है यहाँ पे वो सुमेश और हैप्पी जो कि ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है? सब्जेक्ट है। इतना तो पता ही होगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ना। हाँ, एक एक पॉइंट क्लियर रखिए। तो सुमेश जो कि सब्जेक्ट है और हैप्पी जो कि ऑब्जेक्ट है, इन दोनों को जोड़ कौन रहा है? इज। तो इज क्या हो गया? लिंकिंग वर्ब। अब हम लोग बात करते हैं कि अब इतने सारे लिंकिंग वर्ब होते हैं, उन्हें अब हम जानेंगे कैसे? कोई बात नहीं, देखिए मैं बता रहा हूँ कि जो लिंकिंग वर्ब होते हैं, अब आप लोग जरूर लिखिएगा, उसमें जो पहला आ जाता है वो आ जाता है फॉर्म ऑफ बी। ये मैंने आपको पिछली कई वीडियो में बता चुका है, मैं आपको कई वीडियो में बताया हूँ कि जो फॉर्म ऑफ बी होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वाज हो गया, वर हो गया। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं फॉर्म ऑफ बी। तो पहला जो हमारा पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है फॉर्म ऑफ बी। तो इसमें आप लोग लिख लीजिए इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है ना? तो इन इन सभी को लिख लीजिए, और बीइंग और बीइंग को भी जरूर जोड़ लीजिएगा। किसमें? इसमें, बी, फॉर्म ऑफ बी में, ठीक है ना? उसके बाद जो दूसरा आ जाता है लिंकिंग वर्ब वो आ जाता है सीम। सीम, फिर उसके बाद ऐसे जरूर एक सिंबल बना लीजिएगा। इसका मतलब होता है कि इसी का एक फॉर्म, ठीक है ना? ये जो साइन है इसका मतलब मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब होता है इसी का एक फॉर्म। यदि आपको कहीं भी ऐसा लिखा दिख जाए तो आप लोग समझ जाइए कि इसका मतलब है एक फॉर्म, ठीक है ना? सीम, फिर बगल में लिख लीजिएगा सीम्स, फिर बगल में लिख लीजिएगा सीम्ड। और इसके बाद जो तीसरा आ जाता है वो आ जाता है बिकम, बिकम्स, बिकेम, ठीक है ना? क्या आ जाएगा? बिकम, बिकम्स, बिकेम। तो उम्मीद अब तक आप लोगों ने लिख लिया होगा वीडियो को पॉज करके। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और एक आध और एग्जांपल लेते हैं। वैसे तो लिंकिंग वर्ब का मतलब हमने देखा कि जो दो चीज़ों को क्या करता है? कंबाइन करता है। एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट को जो कंबाइन करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं लिंकिंग वर्ब्स। तो उम्मीद अब तक आप लोगों को तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब जो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है आप लोग, तो मेरी भी एक छोटी सी मदद कर ही सकते हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और लेते हैं कुछ और ढेर सारे एग्जांपल्स। जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, चिराग इज ए डॉक्टर। चिराग इज ए डॉक्टर। तो बच्चों ये जो एग्जांपल है इसमें आप लोग जल्दी से सोच के बताइए कि लिंकिंग वर्ब कहाँ है। तो उम्मीद अब तक आप लोगों ने सोच लिया होगा, लिंकिंग वर्ब इसमें है इज। क्यों? क्योंकि ये कौन सी फॉर्म है? बी फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? बी फॉर्म, ठीक है ना? तो इसलिए क्या होगी? लिंकिंग वर्ब हो गए। तो चलिए अब हम लिखते हैं एक और एग्जांपल। बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, इसे थोड़ा संभल के कीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं आपके सामने एग्जांपल लिखता हूँ, बॉय प्लेज। अब आप लोग बताइए कि इसमें लिंकिंग वर्ब कहाँ है? इसमें लिंकिंग वर्ब है ही नहीं, ठीक है ना? इसमें लिंकिंग वर्ब नहीं है, ठीक है ना? तो उम्मीद है तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए लेते हैं एक और एग्जांपल। मान लीजिए कि मैं आप लोग सामने एग्जांपल लिखता हूँ, कार्तिक अपीयर्स हैप्पी। तो आप लोग भी लिखते रहिए मेरे साथ साथ, कार्तिक अपीयर्स
हैप्पी, ठीक है ना। एचपी मतलब हैप्पी समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे जो कार्तिक अपीयर्स हैप्पी है, यहाँ पे आप लोग बताइए लिंकिंग वर्ब कहाँ है। अब आप लोगों में से बहुत लोग कहेंगे इसमें भी लिंकिंग वर्ब नहीं है, लेकिन ये गलत है। मैं आपको क्या बताया था, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करे या फिर लिंक करे उसी को बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। और यहाँ पे है अपीयर्स, ठीक है ना। जबकि जो मैंने पीछे वाला एग्जांपल लिया था उसमें ऑब्जेक्ट था ही नहीं, ठीक है ना। तो इस लिंकिंग वर्ब को जानने से पहले आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानना आना चाहिए, जो कि मैं आपको बहुत ही दिनों से मतलब कि काफ़ी सारे वीडियोस से बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने ओवरऑल क्या देखा, इसे जरूर देखिएगा इस पार्ट को। आज की इस वीडियो में हमने देखा लिंकिंग वर्ब के बारे में, और हमने ये देखा कि लिंकिंग वर्ब वे वर्ब होते हैं जो कि क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं या फिर कनेक्ट करते हैं किसी सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट को। जो लिंक करता है उसी को हम लोग बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। और इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि लिंकिंग वर्ब में कौन कौन से वर्ब आते हैं, जैसे कि बी फॉर्म हुआ, सीम हुआ, बिकम हुआ, इन सभी का जो फॉर्म हुआ वो आता है। इसी के साथ साथ हमने ये देखा लिंकिंग वर्ब कोई भी वर्ब तभी कहाएगा जब वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्या करे, लिंक करें। तो उम्मीद है अब तक आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग समझ में आया है तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि आप लोग नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट कीजिए, अपने डाउट्स को वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो